नमस्कार, डॉक्टर दीपा तलरेजा, मातृत्व फर्टिलिटी क्लिनिक जयपुर से। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने अपने पिछले वीडियो में बात की थी मेल इनफर्टिलिटी यानी पुरुष निसंतानता के बारे में, और उस दौरान हमने मेल इनफर्टिलिटी को डायग्नोज करने के लिए एक इम्पॉर्टेंट टेस्ट के बारे में भी जाना था, जिसे सीमेन एनालिसिस कहते हैं। तो आज हम बात करने जा रहे हैं सीमेन एनालिसिस के बारे में। ये क्या होता है, ये कैसे किया जाता है और इसको इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो इस टेस्ट के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि जब कभी भी हमारे पास कपल कंसल्ट के लिए आते हैं, कंसल्टेशन करते हैं फर्टिलिटी के बारे में, तब काफ़ी बार वो अपने साथ सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट लेकर आते हैं और उन्हें लगता है कि ये एक बहुत छोटा सा टेस्ट है। पर मैं आपको बता दूं, डेफिनेटली ये एक बहुत छोटा सा और सिंपल टेस्ट है, पर इसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। इसीलिए इसे सही तरीके से करना और सही तरीके से इंटरप्रेट करना बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और आपको ये बात भी बताना चाहूँगी कि इस टेस्ट में हमें कई बार कई वेरिएशन देखने को मिलते हैं। यानी कि कभी कभी ऐसा होता है कि पेशेंट जो हमारे पास रिपोर्ट लेकर आए हैं, एक्चुअल में उनके जो पैरामीटर्स होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, परंतु उस रिपोर्ट में एबनॉर्मलिटी दी होती है। और कभी कभी इतनी ज़्यादा एबनॉर्मलिटी दी होती है कि मरीज़ बड़ी स्ट्रेसफुल कंडीशन में हमारे पास आते हैं। इसके बाद कभी कभी ऐसा भी होता है कि रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, परंतु जब हम उसे रिपीट करवाते हैं या फिर हमें ऐसा लगता है कि उसे रिपीट कराने की ज़रूरत है, तब पैरामीटर्स बिल्कुल ऑपोजिट आते हैं, यानी कि कई बार एबनॉर्मलिटीज़ भी मिलती हैं। तो इसीलिए इस रिपोर्ट का सही तरह से एनालिसिस होना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि काफ़ी कुछ ट्रीटमेंट हमारा इस रिपोर्ट के ऊपर डिपेंड करता है। तो सीमेन एनालिसिस की जब हम बात करते हैं तो आज हम कुछ हेडिंग्स के अंदर इसको समझेंगे, जिसमें सबसे पहला है कलेक्शन, यानी कि सैंपल कलेक्शन कैसे किया जाता है। तो देखिए, इसके कुछ रूल्स होते हैं जो सैंपल कलेक्शन से पहले पेशेंट को गाइड किए जाते हैं। नंबर 1 कि सैंपल कलेक्शन के लिए जो गैप होता है, जो एब्स्टिनेंस पीरियड होता है, वो लगभग 2 to 7 डेज़ का होता है। 2 to 7 डेज़ का गैप होना चाहिए। इसके अलावा सैंपल कलेक्शन आइडियली ये एक लेबोरेटरी में जहाँ पर सैंपल प्रोसेस होना है, फर्टिलिटी क्लिनिक में, हॉस्पिटल में, वहीं पे किया जाना चाहिए। होम कलेक्शन आइडियली अवॉइड करना चाहिए। कलेक्शन के लिए आइडियली एक सेपरेट सैंपल कलेक्शन रूम होना चाहिए, जिससे कि जो मेल पार्टनर है, जो मेल पर्सन है, उन्हें कंफर्टेबल एनवायरनमेंट मिल सके। सैंपल कलेक्शन से पहले उन्हें कुछ गाइड किया जाता है, जैसे कि सैंपल किस तरह से कलेक्ट करना है, प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना है, प्रॉपर हैंड वॉश करके एक क्लीन वाइड माउथ कंटेनर उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें सैंपल कलेक्ट किया जाता है। अगर कभी कोई मेल पार्टनर हमारे पास सैंपल होम कलेक्शन से लेके आते हैं, तो उन्हें ये स्ट्रिक्टली बताया जाता है कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि ड्यूरेशन, यानी कि होम कलेक्शन से क्लिनिक तक पहुंचने के लिए सैंपल का ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा नहीं होना चाहिए। आइडियली उन्हें लगभग 20 से 25 मिनट या फिर मैक्सिमम आधे घंटे के अंदर क्लिनिक तक अगर वो सैंपल लेके आते हैं तो बेहतर रहता है, क्योंकि जो सीमन टेस्ट होता है ये बहुत ही टेम्परेचर सेंसिटिव टेस्ट रहता है। सेकेंडली, जब भी होम कलेक्शन आता है उसे हमेशा लेबल किया जाता है कि ये होम कलेक्शन से सैंपल हमें प्रोवाइड हुआ है। अब सैंपल कलेक्शन के बाद उसे इमीडिएटली जो एडजेसेंट लेबोरेटरी होती है, जिसे एंड्रोलॉजी लेबोरेटरी किया जाता है, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाता है। तो ये तो बात हो गई कलेक्शन की। अब जो सेकंड, जैसे ही हमारे पास सैंपल आता है, तो जो सेकंड हमें असेस करना होता है वो होता है फिजिकल एग्जामिनेशन, यानी कि उसमें कुछ चीज़ें हमें देखनी होती है। सीमन का वॉल्यूम, उसका कलर, उसका विस्कोसिटी और उसका पीएच, ये सब चीज़ें डेफिनेटली बहुत इंपॉर्टेंस रखती हैं, तो इसीलिए इन्हें प्रॉपरली असेस करना इम्पॉर्टेंट है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है लिक्विफिकेशन टाइम। देखिए, जैसे मैंने पहले भी बताया था कि जो सीमन सैंपल होता है वो एक कोएगुलम, एक जेल के फॉर्म में होता है और कुछ समय बाद वो लिक्विफाई हो जाता है। तो हम एक लिक्विफाई होने के बाद जो सैंपल को असेस करते हैं सीमन एनालिसिस के लिए, नॉर्मली ये 15 से 20 मिनट का टाइम लेता है। तो एक प्रॉपर लिक्विफिकेशन टाइम के बाद हम उसे एग्जामिन करते हैं। तो अब जो नेक्स्ट हमारा पैरामीटर आता है वो होता है माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, जो कि सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट एग्जामिनेशन का पार्ट है। तो जब हमारे पास लिक्विफाइड सैंपल आ जाता है तो उसकी एक ड्रॉप को कुछ चैम्बर्स होते हैं, जिन्हें न्यूबॉस चैम्बर या फिर मैकलर्स चैम्बर पे ये सीमन सैंपल एग्जामिन किया जाता है। तो अब हम इस सैंपल को लेके माइक्रोस्कोप के अंदर क्या क्या असेस करते हैं वो मैं आपको 1 by 1 बताती हूँ। तो सबसे पहला पैरामीटर होता है काउंट का, जिसे कि स्पर्म कंसंट्रेशन भी बोला जाता है। तो देखिए, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो काउंट होता है वो पर ml के अकॉर्डिंग
मेजर किया जाता है। और जैसे कि मैंने बताया कि चैम्बर्स में कुछ ग्रेडिंग सिस्टम होता है, उस ग्रेड्स में कुछ काउंटिंग के क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग सैंपल वॉल्यूम को काउंट किया जाता है। ये सारे जो पैरामीटर्स होते हैं, काउंट हुआ, मोटिलिटी, मॉर्फोलॉजी, जिसके बारे में आगे बात करूंगी, मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो इनका इंटरप्रिटेशन होता है वो WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के क्राइटेरियाज के अकॉर्डिंग होता है। तो अगर हम काउंट की बात करते हैं तो मोर देन 15 मिलियन पर ml WHO के अकॉर्डिंग एक नॉर्मल काउंट में आता है। हमारा जो नेक्स्ट पैरामीटर होता है वो होता है मोटिलिटी, यानी कि स्पर्म्स की मूवमेंट क्या है, उनकी गतिशीलता कितने परसेंटेज में है। तो मोटिलिटी एक बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है। मोटिलिटी को असेस करने के लिए अगेन वही ग्रेडिंग सिस्टम में देखा जाता है और इसे 4 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। सबसे पहली होती है प्रोग्रेसिव मोटिलिटी, जिसे फर्दर रैपिड प्रोग्रेसिव एंड स्लो प्रोग्रेसिव में डिवाइड करते हैं। फिर उसके बाद आती है नॉन प्रोग्रेसिव, फिर इमोटाइल स्पर्म्स। इन हेडिंग्स के अंदर हम स्पर्म्स को एनालाइज करते हैं और मोटिलिटी हमेशा जो टोटल स्पर्म्स होते हैं उसमें देखा जाता है। तो ये तो बात हो गई मोटिलिटी की। जो अगला हमारा क्राइटेरिया होता है वो होता है मॉर्फोलॉजी का, यानी कि स्पर्म का आकार कैसा है, मॉर्फोलॉजिकली वो कैसे दिखाई देते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगी कि जब भी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट आती है उसमें कई बार जो सबसे नेग्लेक्टेड पॉइंट होता है वो होता है मॉर्फोलॉजी का। और आपको ये बता दूं कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में, इसीलिए इसे प्रॉपर तरीके से एनालिसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए WHO ने कुछ स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया दिए हैं, जिसे क्रूगर्स स्ट्रिक्ट क्राइटेरिया कहते हैं, जिसमें कुछ स्टेनिंग के बाद हाई मैग्निफिकेशन फील्ड में एग्जामिन किया जाता है और फिर मॉर्फोलॉजी को डिफाइन करते हैं। WHO के अकॉर्डिंग ये जो क्राइटेरिया होता है ये मोर देन 4% अगर मॉर्फोलॉजी होती है तो वो नॉर्मल होती है। तो ये तो हो गए 3 पैरामीटर्स हमारे। मॉर्फोलॉजी में हमें क्या देखना होता है कि स्पर्म का जो शेप है वो बिल्कुल नॉर्मल है। कभी कभी हमें एबनॉर्मल स्पर्म दिखाई देते हैं, जैसे कि डबल हेडेड स्पर्म्स हुए, या फिर टेल का कोई प्रॉब्लम है, या फिर डबल टेल है, या फिर कर्लिंग हो रखी है। तो इस तरह की एबनॉर्मलिटीज़ को हमें देखना होता है। अब इसके अलावा इन 3 पैरामीटर्स के अलावा कुछ और चीज़ें भी चेक की जाती हैं, जिसमें एक होता है राउंड सेल्स की प्रेजेंस होना। तो देखिए, जब भी राउंड सेल्स एक्सेस में होती हैं तो हमें ये डिसाइड करना पड़ता है कि ये पस सेल्स हैं या फिर ल्यूकोसाइट्स हैं, जो कि एक इन्फेक्शन की वजह से आते हैं, या फिर कभी कभी स्पर्म्स की जो प्रिकर्सर सेल्स होती हैं वो भी राउंड सेल की तरह दिखाई देती है। तो इनके लिए भी एक सेपरेट स्टेनिंग होती है, जिससे हम ये डिफ्रेंशिएट कर पाते हैं कि ये राउंड सेल्स एक्चुअली में क्या हैं। इसके अलावा कुछ और चीज़ें होती हैं, जैसे कि कुछ अगर एबनॉर्मलिटीज़ कुछ और ड्यूरिंग माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन दिखाई देता है सैंपल में, तो उसे नोट करना होता है। तो ये तो बात हो गई माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन की। तो हमने देखा कि जो मेन 3 पैरामीटर्स होते हैं जिसके अकॉर्डिंग हम मेनली रिपोर्ट को डिफाइन करते हैं, वो हम माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं। अब और क्या हम सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में देखते हैं, तो कभी कभी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट में हमें एक वाइटलिटी टेस्ट भी करना पड़ता है, वाइटलिटी मेंशन करनी पड़ती है। अब ये किस कंडीशन में होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो स्पर्म की मोटिलिटी होती है, कभी कभी पूरे इमोटाइल स्पर्म्स होते हैं, यानी कि उनमें बिल्कुल भी मूवमेंट नहीं है। तो इस कंडीशन में 2 चीज़ें हो सकती हैं, या तो स्पर्म्स लाइव तो हैं, जीवित तो हैं, परंतु उनमें मोटिलिटी एब्सेंट है, या फिर पूरे के पूरे डेड स्पर्म्स हैं। तो इसको डिफ्रेंशिएट करना भी बहुत ज़रूरी होता है। तो कभी भी अगर ऐसी रिपोर्ट आती है जिसमें स्पर्म्स में बिल्कुल मोटिलिटी नहीं है, वाइटलिटी टेस्ट करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो इसीलिए ये एक नेक्स्ट चीज़ हो गई। इसके अलावा कुछ और कभी कभी एक एंजाइम होता है जिसे फ्रक्टोज कहते हैं, उसे भी उसकी प्रेजेंस या एब्सेंस ये भी एक इम्पॉर्टेंट होती है, इसे भी डॉक्यूमेंट करना ज़रूरी होता है। तो फ्रेंड्स, आपने देखा कि एक छोटी सी सीमेन एनालिसिस की रिपोर्ट, जिसे एक बहुत ही नॉर्मल रिपोर्ट माना जाता है, उसमें कितनी सारी चीज़ें होती हैं जो अगर सही तरीके से असेस की जाएं और सही तरीके से मेंशन की जाएं तो वो एक प्रॉपर रिपोर्ट डॉक्टर को प्रोवाइड की जाती है। तो डॉक्टर के लिए ट्रीटमेंट डिसाइड करने में बहुत हेल्प होती है। अब ये तो बात हो गई पैरामीटर्स की। अब बात आती है कि इस रिपोर्ट को इंटरप्रेट कैसे किया जाता है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि WHO के क्राइटेरियाज होते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम जो नॉर्मल लिमिट्स उन्होंने डिफाइन की है उसके अकॉर्डिंग हम इसे इंटरप्रेट करते हैं। यानी कि अगर काउंट है वो मोर देन 15 मिलियन पर ml से ज़्यादा है या फिर उतना है तो उसे नॉर्मल कंसिडर करते हैं। मोटिलिटी के लिए जो क्राइटेरिया है वो मोर देन 40% है एंड मोर देन 32% प्रोग्रेसिव मोटिलिटी है। मॉर्फोलॉजी के लिए जैसे मैंने आपको बताया मोर देन 4% मॉर्फोलॉजी नॉर्मल कंसीडर होती है। अब इन सारे पैरामीटर से अगर कुछ वेरिएशन होता है तो उसके लिए कुछ टर्म्स यूज़ किए जाते हैं।
जैसे कि ओलिगोस्पर्मिया अगर काउंट कम है, टेरेटोस्पर्मिया अगर मॉर्फोलॉजी में प्रॉब्लम है, एस्थिनोस्पर्मिया अगर मोटिलिटी में है, और कभी कभी ये सारे फैक्टर्स कंबाइंड ही होते हैं, जैसे कि ओलिगोएसिनोस्पर्मिया, ओलिगोएसिनोटेरेटोजूस्पर्मिया, ये सारे फैक्टर्स इंटरप्रेट किए जाते हैं। तो ये सब जो कैसे इंटरप्रिटेशन होता है ये आप हमारी स्क्रीन पे देख सकते हैं। तो आपने आज ये देखा कि सीमन एनालिसिस की रिपोर्ट एक सही तरीके से इंटरप्रिटेशन कितना ज़रूरी है, और इस बात में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कभी कभी ऐसा होता है कि जब हमारे पास पेशेंट आते हैं उनके पास ऑलरेडी 2-3 रिपोर्ट्स होती हैं, और अगर हम उन्हें कहते हैं कि हम आपकी एनालिसिस फिर से करना चाहते हैं तो वो ये बोलते हैं कि डॉक्टर ऑलरेडी मैंने इतनी बार कराया हो, आप क्या देखना चाहते हैं। तो आज के वीडियो के बाद आपको ये पता चलेगा कि कई कुछ फाइन डिटेल्स होती हैं जिनको जानना डॉक्टर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो मैं उम्मीद करती हूँ कि अगर आज के बाद आप डॉक्टर के पास जाते हैं और डॉक्टर अगर आपको रिपीट करने की सलाह देते हैं तो आप उसमें कोई झिझकेंगे नहीं। आपको ये समझना ज़रूरी है कि ये टेस्ट आपके ट्रीटमेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखता है। तो फ्रेंड्स, मैं होप करती हूँ इस वीडियो से आपको जो जानकारी दी है वो आपके लिए डेफिनेटली बेनिफिशियल होगी। अगर आपको कुछ और क्वेरीज हैं इससे रिलेटेड, आप हमें इस चैनल के माध्यम से पूछ सकते हैं। थैंक यू।